नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम बैक रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सी टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की बाल विकास के सॉल्व पेपर लेके आए हैं 8 दिसंबर 2019 का, जो आपकी एग्जाम में पूछे गए थे। तो पूरे 30 प्रश्न सॉल्व लेकर आए हैं और पूरे एरियस के प्रीवियस ईयर के जितने भी सी टेट की एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सभी के अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू कर। दोस्तों चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। और यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पे लिखा गया है, निर्देश भी दिया गया है कि 1 से 30 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है आप लोगों को। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवस्था अवधि है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है या किशोरावस्था है? तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक जो है संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? तो आपकी मध्य बाल्यावस्था की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ठीक है, जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है वह कौन सी अवस्था है? प्रस्तुति अवस्था है, ठीक है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की है, मूर्त संक्रियात्मक है या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था है? तो कौन सी अवस्था है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण हो जाएगा? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का या जेंडर समरूपता का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात का हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना? ठीक है साथियों, तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी? तो आपकी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय या जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं संस्कृत विषय वस्तुओं का प्रभाव को महत्व दिया है? जॉन बी वाटसन ने, लेव वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा? तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ या ढांचा या आत्म केंद्रित वार्ता? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्यक्तिगत वार्ता कहलाएगा। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को संदेश देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबंधन का है, अनुबंधन का है, मॉडलिंग का है या आपके पाठ या ढांचा का? इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो कौन हो जाएगा? संरक्षण, कक्षा, समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो क्या हो जाएगा? स्कीमा हो जाएगा। ठीक साथियों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से पियाजे की जो संरचना है वह आपकी स्कीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही दिया गया है? तो बुद्धि के बारे में कौन सही है? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों, ठीक है, समाधानों के बारे में सोचती है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? वह सृजनात्मक विचारक का प्रदर्शन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। दोस्तों, C-TET पास करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझना, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना, इसके बाद अपनी तैयारी बेहतरीन करिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पर्यावरण, बाल विकास, सभी के, मैथमेटिक्स की, सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए और प्लेलिस्ट उठा के एकदम से क्लियर कर लीजिए। और 120 प्लस का स्कोर जब आप पास करते हैं, ठीक है, क्रैक करेंगे, तो आपका क्वालिफिकेशन यानी कि शिक्षक बनने से, गवर्नमेंट टीचर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन है साथियों कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? ठीक है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? जो पठन वैफल होते हैं यानी कि पठन में विफल हो जाते हैं, वह बच्चों के प्राथमिक लक्षण कौन सा कहलाता है? तो प्राथमिक लक्षण कहलाता है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है साथियों? अधिकार अधिनियम मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। साथियों देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो, ठीक है, वो 2009, मैंने पार्टिकल वीडियो बना रखा है, एनसीईआरटी से संबंधित जो है वो मैंने पार्टिकल वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जरूर वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल से जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या हो जाएगा? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इस सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है अगला कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। क्या है भैया? वह आपके संवेग और संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है भैया? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। दोस्तों, पीडीएफ फाइल आपको, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पीडीएफ फाइल भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? अगर विद्यार्थी स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देता है तो उसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे? उसके परिणाम निकल कर आएंगे कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखेंगे, बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यानी बच्चा जो है अधिगम गतिविधियों में लगातार अगर भागीदारी कर रहा है, उसको भागीदारी करता है, तो लगातार पुरस्कार और दंड उसका देते हैं, उस पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? बच्चों पर अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाली कौन सी प्रथाएं हैं?
तो कौन सी प्रथा है आपके? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ठीक है। यह सतत एवं समग्र मूल्यांकन होगा, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन होगा, या शारीरिक दंड होगा। तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाली जो प्रथाएं हैं आपकी, वह कौन सी होगा? यहाँ पे कूट भाषा में लिखा गया है, तो सेकंड होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड आपका, यानी सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये आपके सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाली प्रथाएं हैं। कौन सी प्रथा है? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? किस प्रकार से कर सकती है? बच्चों को सहजानुभूत, ठीक है, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, ठीक है, वयस्कता में। तो भैया निम्नलिखित में यह बताना कि अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति से घटित होता है, यानी जो हमारा शारीरिक वृद्धि है, विकास है, वह तीव्र गति से घटता है। कब घटता है भैया? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। क्या सही है? कौन सा सही होगा? शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, यह लिखा गया है, ठीक है, समझना है क्वेश्चन को। तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा भैया विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या आंसर हो जाएगा? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये आपका सिद्धांत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनका प्राथमिक कारण क्या है? तो प्राथमिक कारण आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? यानी कि द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण कौन सा होगा साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं मीडिया कहलाएगा, वह द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है साथियों। और ये भी पूछा जा सकता है प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी तो आपका परिवार एवं आस पड़ोस होता है, और द्वितीयक जो होता है वह परिवार एवं द्वितीयक जो होता है वह विद्यालय एवं मीडिया होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास के रहे साथियों, ठीक है। और अगर इंग्लिश में भी अगर आप पाना चाहते हैं तो PDF फाइल हमें मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। ये बाल विकास के आपके 30 प्रश्न रहे हैं, ठीक है। पर पार्ट में हम सभी सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी यहाँ पे लाएंगे। जो भी आपको चाहिए वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल है। रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वायरस आपके लिए अवेलेबल है 24 आवर्स, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी सिलेबस जो रहता है आपके NCERT के पैटर्न पर रहता है साथियों, ठीक है। जब आपका सिलेबस NCERT के पैटर्न पर रहता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद साथियों।